नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, आज टॉप जीके जीएस का हमारा 19वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले 18 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज को हम देखते हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस के नए पैटर्न पे भी यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जीएस पूछी जाती है, सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली वीडियोस। ठीक है, देखिए कल आपने देखा होगा हरसिल में, उत्तरकाशी में एक भयानक यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ठीक है, बादल फटने से अब देखिए पूरा यहाँ पे जो ये गांव था, ठीक है, या शहर था, देखिए पूरा जलमग्न हो चुका है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ भर चुका है। तो देखिए अभी मानसून का टाइम है, आप लोग जितना हो सके ट्रेवल को अवॉइड कीजिए। साथ में जो गार्ड गधेरे हैं, ठीक है, वहां पे नहीं जाना। अचानक से पानी बढ़ता है, देखिए बारिश कहीं पर भी होती है ना, आपके यहाँ पे अगर धूप भी आ रही है तो पानी एकदम पहाड़ों से नीचे उतरता है और चीजें वहां पे त्रासदी लेके आता है। तो 2013 की जो घटना थी जून में, ठीक है, केदारनाथ वाली, वो फिर से यहाँ पे कल देखने को मिली। और ये चीजें लगातार पहाड़ों में हो रही हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, और आस के आसपास जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, उसके ऊपर आवाज उठाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कंस्ट्रक्शन होता रहेगा और पहाड़ के लोगों की जिंदगी यहाँ पे खतरे में पड़ती जाएगी। तो कल की ये वीडियो थी। ठीक है, तो साथ में हमारे व्यूवर भी कुछ होंगे यहाँ से देखने वाले। ठीक है, सबके लिए प्रेयर करते हैं कि सभी लोग यहाँ पे अच्छे से सकुशल निकल जाएं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। तो इनने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ये बोला था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका यह ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, दूसरा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा या फिर 1829 के नियम 12 के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, अभी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1829 तो आपको पता होगा, पर उसका नियम जो था वो 17वां नियम था। इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहने वाला है। तीसरा है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखिए 1857 की जो क्रांति होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे महारानी विक्टोरिया कहती है कि अब भारत का प्रशासन हम ब्रिटिश राज के अंतर्गत यहाँ पे नियंत्रण हम लोग करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे रूल अच्छे से करेंगे, जितने भी नियम बनाने होंगे वो हम लोग ही बनाएंगे। उससे पहले जो भी चीज ऐसी वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कर रही थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858, 1 जनवरी 1858, 31 दिसंबर 1857 को, या फिर 1 अप्रैल 1858 को। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1858 सबको पता होता है, बट 1 नवंबर याद रखना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, तो किसने खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1817 16 सॉरी 1917 18 के आसपास, ठीक है, तो इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा इन लोगों ने, जो कहा कि 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा। तो अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये है महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने यहीं पे कहा कि ये अच्छा मौका है, हिंदू और मुस्लिम एक साथ फिर कभी नहीं आएंगे, ये अच्छा मौका है, यहाँ पे इनको एकजुट किया जाए। इसके बाद ही यहाँ पे चीजें थोड़ा बदलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, कौन से कह रहा है कि पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी यहाँ पे नहीं है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी इन अनबिटू इंडिया, ये तो है इनकी। ठीक है ना, इसके बाद इंग्लैंड वेस्ट टू इंडिया भी है, द पॉइंट एज मीन्स ऑफ इंडिया ये भी है, बट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है करके। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कल के वीडियोस में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, आप लोगों ने एक का भी आंसर नहीं दिया। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन जो पूछे आते हैं, तो आप जाकर सर्च करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो लिखेंगे, तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये जो बुक है ना, दादा भाई नौरोजी की नहीं है, बाकी ऊपर की 3 बुकें जो दी हुई है ये इन्हीं की है। ठीक है, छठा है, नचिकेता एवं यमताल के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कैनोपनिषद या फिर छांदोग्योपनिषद में। ठीक है, तो ये नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद की बात कही है, ये किसमें दिया गया? ये दिया गया है
कठोर प्रतिनिधित्व में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा घाटी पर रोक दिया था? ठीक है, विक्रमादित्य वन ने, पुलकेशिन वन ने, पुलकेशिन टू ने, या फिर राज वन ने। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को जो रोका, नर्मदा नदी के तट पर रोका गया था ना, वो रोका गया था आपका यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की तरह। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां है, मंगोल खां तरमासिरीन ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर सुल्तान मोहम्मद। क्या कह रहा है? मंगोल खां जो कि तरमासी ने निम्नलिखित में किस तुगलक शासक कह रहा है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर तुगलकों का शासन था, तो किसके समय भारत पर आक्रमण यहाँ पे किया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 1917 में क्या होता है, ठीक है, चंपारण में 3 कठिया लगान, जो नील की खेती के इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ जो 1/3% जो यहाँ पे लगान वसूला था, ठीक है, अंग्रेजों ने, तो इसके लिए गांधी जी बनारस गए हुए थे। गांधी जी 1915 में कहां से आते हैं? 1915 आते हैं अफ्रीका से आते हैं। तो गांधी जी कहां पे थे? लखनऊ में थे। तो लखनऊ में इनको राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनवाइट किया गया कि आप लोग चंपारण आइए, बिहार आइए और वहां पे इसके खिलाफ आवाज उठाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को इनवाइट यहाँ पे किया था। ठीक है, 10वां है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न में से किस रिश्ते को दर्शाता है? संपत्ति निर्माण और आय सृजन, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, मजदूरी, श्रम के घंटे और कार्य विश्राम। तो देखिए लॉरेंज कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉरेंज कर्व जो संबंधी है ना, वो है आपका जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय को। तो जनसंख्या और आय, ठीक है, इसके बीच में ये दर्शाता है आपके रिलेशन को। कौन सा? लॉरेंज वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ, आयकर प्राप्तियां, या फिर सरकार द्वारा जनता के लिए किया गया सुधार। तो कह क्या रहा है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, कह रहा है, इसमें से कौन सी है? तो सिंपल है आपका, देखिए सरकार द्वारा जनता के लिए जो उधार लिया जाता है ना, वो क्या होता है? एक पूंजी प्राप्ति होती है बजट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? लगातार सिंचाई, मानसून वर्षा, वार्षिक बाढ़, या फिर किसानों का मेहनती होना। तो देखिए गंगा मैदान, जो गंगा के मैदान है ना, जैसे अब बात करते हैं गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा है? उत्तराखंड हो गया। फिर उसके बाद जो मेन रीजन आता है वो आपका यूपी का है, ठीक है, बिहार झारखंड रीजन है। तो ये गंगा का जो मैदान है ना, इसकी उर्वरता बहुत ज्यादा है इसमें। इसका मेन कारण यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है करके, ठीक है, तो किसानों का मेहनती होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए मानसून वर्षा तो होती है, ठीक है, जो मानसून वर्षा होगी, अभी अभी देखना आप उत्तराखंड में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, अब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, लगातार बारिश हो रही है, तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, तो यूपी के अंतर्गत बहुत सी जगह पे क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। उससे एक चीज तो ये होती है, उर्वरता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होगा कि वहां पे जो नदी का पानी होगा वो खेतों में घुस जाएगा और अच्छी खासी नमी पैदा करेगा। ठीक है, और दूसरी, किसान मेहनती होता है, यहाँ पे लगातार खेतों में काम करते रहता है, चीजों को बताता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, होने को देखिए इसमें ऑल ऑफ एवं होता तो सभी होते, लगातार सिंचाई भी होता, वार्षिक बाढ़ भी होता, मानसून वर्षा भी, पर उर्वरता का जो मेन कारण बोल रहा है ना, तो वो किसानों की मेहनत ही होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? वन्य और क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तो ये मध्य गंगा मैदान नहीं, ये यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, अल्पाइन वन राजस्थान में कहां से आ गए? ठीक है, यहाँ पर तो होते ही नहीं है। ठीक है, अल्पाइन कहां पे होते हैं? आप उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आएंगे तो वहां पे अल्पाइन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैग्रोवन, अब देखिए मैग्रोवन कहां पे होते हैं? मध्य प्रदेश में नहीं होते। मैग्रोवन होते हैं आपके जो तटीय, जो समुद्र के तटीय एरियाज है, जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, ऐसे ही यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में आ गया, इसमें भी नहीं होते। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, हाँ, ये जो है ना, ये तराई क्षेत्र में, ये बिल्कुल राइट है आपका। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं ना, वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो देखिए चीजों को मैं ऐसे पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और साथ में वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें आप लोग। 14वां है, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? ठीक है, रूसी टीम ने,
जर्मन टीम ने, अमेरिकी टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने? तो देखिए अंटार्कटिका के ऊपर जो बताया गया था 1985 के आसपास की बात है, जहां पे बताया गया ताकि जो ओजोन है ना उसमें छेद हो रहा है करके, ठीक है, जो हम लोग कारण वगैरह है उसके कारण। तो ये फर्स्ट टाइम जो पता किया था, ये किया गया था आपका रूसी टीम के द्वारा, ठीक है, रूसी वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा इसको पता किया गया था, ठीक है। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में नहीं है कह रहा है, ठीक है, जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, कृषि में विक्रय बचत। अब इस क्वेश्चन का आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था है ना, अब जैसे मैं कृषि की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे मानव संसाधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि हो चाहे आप कोई भी चीज देखते हैं, जब ह्यूमन स्किलफुल रहेगा, काम करेगा, तो अपने आप इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी, आर्थिक विकास वहां पे होगा। सामाजिक संगठन, ऑब्वियसली सामाजिक संगठन में जितनी एनजीओ है, अच्छे अच्छे एनजीओ चलते हैं, ठीक है, काम चलता है इन लोगों का, तो वो भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक जो विकास है उसमें योगदान देते हैं। कृषि में विक्रय बचत, ऑब्वियसली, पर भ्रष्टाचार का ना कोई नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार ऑलरेडी क्या करता है, पैसा जो हमारा होता है उसको छुपाता है। भ्रष्टाचार से क्या होता है, चीजें होती नहीं है प्रॉपर, तो वो आर्थिक विकास को क्या करता है, लॉस करता है, वो प्रॉफिट नहीं देता है, योगदान नहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया था हमको, ठीक है, इसमें ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है डाउन्स। अब डाउन्स क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब डाउन्स पाए कहां जाते हैं, पहली बात तो, ठीक है, जो डाउन्स पाए जाते हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, जो आपके सवाना घास के मैदान है, जितने भी आपके ग्रास लैंड है, ठीक है, इनको एक बार पढ़ लेना, और ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो डाउन्स जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, पहले तो ये कह रहा है नहीं, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय नहीं है, ठीक है। तो पहला तो डाउन ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेप इज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पहला सही हो गया हमारा, ठीक है, जो कि सम्मिलित नहीं था, ये सम्मिलित है आपका। सेलवास उष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी ठीक है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला हमारा क्या था, यहाँ पे गलत था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की वहां पे बात कर रहा है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्चतम न्यायालय। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, तो यहाँ पे आपका हो जाता मुख्य न्यायाधीश हो जाता, और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाता है, ये दिलवाता है आपका राष्ट्रपति। बट यहाँ पे उच्च न्यायालय कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 18वां है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, मतलब कह रहा है जो वोटिंग राइट्स है आप लोगों को, और आप जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। इसको याद रखना, अभी रिसेंट में आप लोगों ने वोट भी दिए होंगे, ठीक है, तो ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है, उसकी अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, वोट देते हैं। 19वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अब देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसका जो अधिकार क्षेत्र होता है उसको बढ़ा कौन सकता है? भारत के राष्ट्रपति बढ़ाते हैं, संसद वो बढ़ाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का काम है संसद के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा आपका। 20वां है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? किसके बाद, सिविल सेवा बोर्ड की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर कैबिनेट सचिव। तो ये रहते हैं आपके कैबिनेट सचिव। जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो आपके सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगला है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, ठीक है, गणतंत्रात्मक की बात करते हैं हम, गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है, वो ठीक है, आप सबको पता होगा बनाते हैं। तो गणतंत्र का असली मीनिंग क्या है? एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करना, क्या ये होता है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान करना, मौलिक अधिकार प्रदान करना, या फिर कोई वंशानुगत तत्व नहीं होना। तो ठीक है, देखिए आज तक आपको नहीं पता होगा, आपको ये पता होगा 26 जनवरी हम मना रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्यों मनाते हैं वही पता होगा आप लोगों को, क्योंकि 26 जनवरी की डेट जो 1930 में रावी नदी के तट पे जो झंडा फहराया गया था, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा, तो उसके बारे में भी पता होगा। बट गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है, मेन चीज यहाँ पे ये पूछी गई है, ठीक है। देखिए तो भारत में ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रिटेन है, जैसे ब्रिटेन एक गणतात्मक देश नहीं है, बाकी देखिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब चीजें वोटिंग राइट्स है, वहां पे इलेक्शन इलेक्टेड होते हैं, प्रधानमंत्री बनता है, सब कुछ होता है, बट वहां पे फिर भी गणतंत्र शासन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे अभी भी ना कहीं ना कहीं राजा सम्राट, आपने देखा होगा वहां पे राजा, अभी राजा होते हैं वहां पे, अभी भी ब्रिटेन में क्या होता है, किंग होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। भारत में कोई राजा नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे क्या है, कोई वंशावत तत्व नहीं है।
वंशानुगत हमारे क्या होता है, ये राजा के जैसे राजा का लड़का बनेगा, वो आगे राजा का लड़का बनेगा, ऐसे शासन चलता है। पर भारत में अभी क्या होता है, हर चीज में इलेक्शन। राष्ट्रपति हमारा क्या है ना, राष्ट्रपति जहां पे बन चुका है हमारा, इसका मतलब हमारा क्या है, देश गणतंत्र हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज है ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत तत्व यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे पहले अगर नहीं पता था तो आज के बाद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सुंगू शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? विदिशा में, प्रतिष्ठान में, साकल में या फिर कौशाम्बी में? तो ये कहां पे की गई थी? विदिशा में की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? कह रहे हैं मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत, कह रहा है खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली जाती थी। यहाँ पे कर वसूला जाता था, क्या टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, ये कह रहे हैं। ठीक है, गल्ला बख्शी, जप्ती, नस्क या फिर राड? तो इसको यहाँ पे क्या कहते थे? इसको कहते थे आपके नस्क कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा नस्क क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जहां पे क्या होता लगान वसूला जाता था। ठीक है, 24वां है, शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के कहां क्रम से, मतलब उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया यूकेपीएससी ने खासकर। ठीक है, दिनार एवं दाम, दिनार एवं रुपया, रुपया एवं दाम या फिर दाम एवं रुपया? तो देखिए चांदी और तांबे के सिक्के कह रहे हैं ना, तो चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे और तांबे को दाम कहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रुपया एवं दाम। 25वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अब देखिए पहली बात आएगी यहाँ पे बाबर की बात आएगी, तो बाबर का हो जाएगा काबुल में। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा। अकबर की बात करेंगे तो कहां पे, अकबर का कहां पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिकंदरा में। ठीक है, अभी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, इनके मकबरे हैं। तो बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है, इसको याद रखना। अकबर का कहां? सिकंदरा। सिकंदरा कहां है? आगरा के बगल में है। आगरा से अगर दो चीजें हैं आगरा में, एक आपका फतेहपुर सीकरी आता है जहां पे आपका बुलंद दरवाजा है, अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद उसको बनाया गया था वहां पे। ठीक है, और उसके एक से आपका ये आगरा है ना, इस साइड में जैसे आपका पड़ेगा, जैसे ये सिंपल है आपका, ये राजस्थान वाला बॉर्डर है, तो इस साइड में आपको जो पड़ेगा ये यहाँ पे आपका ये आपका क्या है? फतेहपुर सीकरी है। तो इसी के पास में जब आप दिल्ली हरियाणा साइड को आते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सिकंदरा पड़ता है 20 किलोमीटर पास में ही। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जहांगीर की अगर बात करूं तो ये लाहौर में हो जाएगा 1, और शाहजहां की बात करूंगा तो ये आगरा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड होगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो देखिए आपको चीजें ना बहुत डिटेल में पढ़ जाती है, इन चीज को फॉलो करना तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसी एनालिसिस वाली वीडियोस आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। 26वां है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? मुज्म उल बहरीन, सिरे ए अकबर, रजवनामा या फिर किताब उल अल बया? तो उपनिषदों को फारसी भाषा में क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था सिर ए अकबर। क्या कहता था? सिरे ए अकबर। ठीक है, 27वां है, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? राधाकांत देव, दादाभाई नेहरूजी, जॉर्ज थॉमसन या फिर विलियम एडम्स के द्वारा? तो किसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे की गई थी? की गई थी विलियम एडम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, 28वां है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? इसका राइट ऑप्शन है आपका जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 29वां है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार में मिलाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 30वां क्वेश्चन है आज का, निम्न युग्मों में कौन सुमिलित नहीं है? पहला कह रहा है लॉर्ड कार्निवलस, स्थायी बंदोबस्त इनने करवाया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता गलत है आपका। लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि गलत है आपका। लॉर्ड लिटन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी आपका गलत है, डफरिन था इस टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31वां है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या फिर मौलाना आजाद? तो किसके द्वारा यहाँ पे जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, इसमें भाग लिया गया था? ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी भी गए थे, सरोजिनी नायडू और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, तो मौलाना आजाद यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, होने को तो देखिए जो 3 की 3 कॉन्फ्रेंस हुई ना, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी इनको अटेम्प्ट की गई थी, बट वो यहाँ पे
अपने कहते हैं कि इंडिविजुअली गए थे, ठीक है, ये कोई आईएनसी से नहीं गए थे वहां पे। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों का गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? लाला लाजपत राय, कृष्ण कुमार सिंह, वीडी सावरकर या फिर अजीत सिंह? इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। 33वां है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? 1947 की बात कर रहा है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34वां है, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वे कहां ध्वज फहराया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट कर सकते हो। न्यूयॉर्क में, स्टुटगार्ट में, वॉशिंगटन में या फिर कैलिफोर्निया में? तो 1907 में भिकाजी कामा ने क्या किया था? आजादी का ध्वज फहराने का पहले व्यक्ति थे भारत के, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ध्वज कहां पे फहराया गया था? तो ये फहराया गया था स्टुटगार्ट में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। 35वां है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? मद्रास, अलीगढ़, मुंबई या फिर कलकत्ता में? ठीक है, तो ये कहां पे किया गया था? ये किया गया था आपका कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर, देखिए कोलकाता भी बोलते हैं, पहले से कलकत्ता कहते थे, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। अगला है 36वां, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो देखिए ये जो इतने समाचार पत्र वगैरह है ना, आपने कल ही एग्जाम में देखा, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, बंगाल गजट वाला, ठीक है, तो इसको भी एक बार देखना। ये जो पत्र जितने भी न्यूज़पेपर थे इंपोर्टेंट, इनको एक बार देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। 37वां है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिलते हैं? सुत्कागोडोर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी से? सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कह रहा है, ठीक है, हड़प्पा स्थल इसमें से वो कौन सा है? तो ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ठीक है, अब आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन भारत में जो आक्रमणकारी आए, पहले कौन आए, बाद में कौन आए करके, ठीक है। देखिए पहली बात अगर हम देखते हैं, पहले आपके आते हैं हिंदू यवन, पहले आते हैं हिंदू यवन, ठीक है, फिर आते हैं आपके शक, फिर आते हैं हिंद पार्थियन और लास्ट में आते हैं कुषाण, ठीक है। तो ऐसा कहीं हिंदू यवन और कुषाण वाला कहीं दिख रहा है? कुषाण वाला ये वाला है, हिंदू ये दोनों है, ठीक है। तो इसमें देखिए शक, शक कौन सा हो जाएगा? शक, हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 39वां है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थित खंड है? अब देखिए आपके सामने अगर वर्ल्ड मैप है, तो देखिए यहाँ पे ना अफ्रीका के अंतर्गत ये इस टाइप से ही बना होगा, ये सिंपल ऐसा ही बना होगा, ठीक है। फिर यहाँ आपका इंडिया वगैरह है इस टाइप से, ठीक है। तो ये ना मतलब मेन चीज क्या है, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब ये जो हॉर्न ऑफ ये है ना, ये सींग टाइप का आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 देश है, ठीक है। तो देश स्थल रुद्ध कह रहा है, मतलब जो अंदर ही है, मतलब जो सीमा पानी से नहीं लगी है, ठीक है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया या फिर इथोपिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथोपिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इथोपिया। अगर आपका वर्ल्ड मैप पड़ा है तो एक बार इसको देख लो वहीं पे, मैप वाले क्वेश्चन ना आप मैप को देख के वहीं पे खत्म कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? 40वां है, बुडापेस्ट में, बोरिस्ट्रा में, हेर्जोगोविया में या फिर बुखारेस्ट में? ठीक है, तो रोमालिया की जो राजधानी है वो है आपकी बुखारेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41वां है, वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो एनएच आपका 40 जो है आपका 44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। 42वां है, रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात? देखिए सबसे ज्यादा अगर पूछेगा ना, ये क्वेश्चन बहुत कपास के लिए काफी फेमस होती है रेगुर सॉइल, ठीक है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। होने को गुजरात में भी है, पर एरिया वाइज महाराष्ट्र में इसको ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं ना, वो देखिए हिस्ट्री के भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी के भी आ रहे हैं, पॉलिटी के भी आए आपके, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आए, मैंने आज सब मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। 43वां है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, ठीक है। जो मलक्का जल संधि है ना, अटलांटिका महासागर से प्रशांत महासागर तक, हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर तक, दक्षिण चीन सागर से प्रशांत महासागर तक या फिर अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। अब मलक्का जल संधि कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, तो अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने के लिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के आसपास में देखा होगा, ठीक है। 44वां है, निम्न में से कौन स्थल रुद्र देश है? सोमालिया, माली, अंगोला या फिर कीनिया? तो स्थल रुद्र देश अभी वर्ल्ड मैप से ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माली। माली एक क्या है? स्थल रुद्र देश, मतलब बीच में है, ठीक है, यहाँ वहां कहीं भी पानी वगैरह किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है आज का यहाँ पे
45वां क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूटान। अब भूटान के लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे ये भूटान है ना, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सिक्किम है, सिक्किम है ना, इसके नीचे अगर यहाँ पे थोड़ा इतना पोर्शन आपका ये वेस्ट बंगाल का लगता है, ठीक है। अब लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल का, हाँ वेस्ट बंगाल भाई ऊपर तक मैच होता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये आपका असम है, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोला गया है सबसे ज्यादा सीमा लगती है ना वो किसके साथ यहाँ पे लगती है करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असम। तो असम के साथ सबसे ज्यादा सीमा यहाँ पे साझा करता है कौन? भूटान, ठीक है। 46वां है, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विनीपेग, मिशिगन, मॉन्ट्रियल या फिर हैमिल्टन को? तो गेहूं की मंडी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका यहाँ पे विनीपेग को, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? चाय, गन्ना, कहवा या फिर केले? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केला होता है ना, इसके लिए, कहवे के लिए, कहवा आपका जो कॉफी है, ठीक है, या गन्ना या फिर चाय? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहवा, ठीक है। टेरा रोसा मिट्टी कहवे के लिए इंपोर्टेंट होती है। और 40वां है, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? मध्य अमेरिका, गैबन, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। 49वां है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? जो रेंज होती है ना, तो कितनी रेंज में यहाँ पे दिखता है सौर विकिरण? तो ये दिखता है आपका 400 से लेके 780 मीटर तक, ठीक है। अगला है लास्ट 50वां क्वेश्चन आज का हमारा, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? जैसे आप बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो आंसू गैस छोड़े जाते हैं पुलिस वालों के थ्रू, फिर वो आंसू से आंख से पानी वगैरह निकल, दर्द भी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो एक बार कभी प्रोटेस्ट करो देहरादून में। अभी पुलिस का एग्जाम भी अभी जो इतना लेवल जो टफ पूछा हुआ है, ठीक है, तो देहरादून में प्रोटेस्ट करो सब लोग, चलते हैं साथ में, ठीक है। तो वहां पे इसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, अमोनिया या फिर ऑर्गन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइए आप लोग। साथ में आपके लिए ऐसी वीडियो आगे आते रहेंगी, ठीक है, और साथ में आप मुझे ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।